अकील बुखारी भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कुछ कीमती अल्फाज आके आप सब भाइयों का कॉन्फिडेंस डेवलप करें, एक्सपोर्ट से रिलेटेड चैलेंजेस, इनकी अचीवमेंट्स और क्या एक्चुअली एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं जो इंशाअल्लाह ताला हम मिलजुल के प्लान कर रहे हैं। अल्लाह करीम करम के साए में रखें, बरकत दें। जज़ाकल्लाह। अकील भाई प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है और मैं कोई इतना अच्छा स्पीकर भी नहीं हूँ। बहरहाल एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ बातें करना चाहूँगा। जैसे तौफीक गनी भाई ने कहा कि हमने एक प्लान किया है, उससे हम कोई 5-6 महीने से वर्किंग कर रहे हैं। जो हमने फ़ील किया, जो हमारी जो नाकामियाँ या जो ये हालात हैं, उसकी एक बड़ी वजह थी कि हम में एक कम्युनिकेशन गैप था, हम एक दूसरे से इंटरकनेक्ट नहीं थे, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहे थे। तो अभी जो एक ऐलान किया है एक इंस्टीट्यूट का, वो एक आप समझे स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का इंस्टीट्यूट होगा जिसमें ट्रेनिंग भी दी जाएगी, वो इंटरकनेक्ट होगा एक्सपोर्ट के हवाले से। अब हम मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट इस तरह करेंगे कि हमारा बर्ड जो है इंटरनेशनल मार्केट में उसकी अच्छी वैल्यू हो। और जो हर्डल्स हैं, क्योंकि मैं अगर आपको टेक्निकल बातें बताऊंगा एक्सपोर्ट की तो शायद मेरे ख्याल है बहुत कम लोगों को समझ आएँ, लेकिन दो तीन चीज़ें बातें मैं कहना चाहूँगा जो एक लोगों के दिमागों में कोई एक बात है, एक रिजर्वेशन है या खदशात हैं या कुछ मिसकंसेप्शन है, ख़ासकर प्राइस के हवाले से। अक्सर ये सुनने में आता है जी बाहर जो वो है जी वो $500 का है और हमसे ले रहे हैं $100 का या 2000 का। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा प्रैक्टिकली थोड़ा सा उसको चेक करें, कहीं से इंफॉर्मेशन गेन करें। ये अदनान भाई बैठे हैं मेरे सामने। अदनान भाई मेरे साथ पिछले 4 साल से इस्लामाबाद के हवाले से हम 2 जगह से एक्सपोर्ट करते हैं, इस्लामाबाद और कराची से। तो वो 4 साल से मेरे हाथ है, उन्हें पता है कि हमारे कितने चैलेंजेस हैं, कितने हर्डल्स हैं, कितनी डिफ़िकल्टी है। मैं कुछ बातें कहूँगा, अगर अदनान भाई मेरे साथ आ जाएं तो अच्छी बात है। अदनान भाई प्लीज़। शायद मैं 2-3 चीज़ें कहता हूँ, शायद समझ ना हो, लेकिन बताने के लिए कि एक सिस्टम होता है हमारा कस्टम का, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कस्टम का एक सिस्टम है, इसको PSW कहते हैं। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता होगा उसको अंदाज़ा होगा। उस PSW में ये सारे डिपार्टमेंट, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज हो गया, एनिमल क्वारंटाइन हो गया, बैंक्स हो गया, और अदनान भाई को पता है ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। जब तक एक भी चीज़ उस सिस्टम में आप नहीं ऐड करते, आपकी शिपमेंट नहीं जाती। और अदनान भाई को मैंने इसलिए बुलाया है कि हमने कोई 15-20 शिपमेंटें की होंगी। उन 15-20 शिपमेंट में 2-3 शिपमेंटें ऐसी आती हैं जो हम एयरपोर्ट लेके जाते हैं और वो वापस आ जाती है। उसकी वजह क्या होती है? किसी एक डिपार्टमेंट ने अपना कोई पेपर उस पर नहीं लगाया, ठीक है। अच्छा, उसमें कसूर किसी एक्सपोर्टर का नहीं होता, उसमें कसूर होता है उन डिपार्टमेंट का, या वो कोई एनिमल क्वारंटाइन का हो सकता है, FBR का हो सकता है, बैंक का हो सकता है। कहने का मकसद ये है कि मैं आपको उसकी कॉस्ट की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, जो कॉस्ट हम बेयर करते हैं। हमारी एवरेज शिपमेंट जो होती है वो तकरीबन 8 से 10 हज़ार बर्ड्स की होती है। 8 से 10 हज़ार कहना आसान है, उसको पैकिंग करने में अदनान भाई कितना टाइम लगता है? 18 से 20 घंटे लगते हैं एक शिपमेंट को पैक करने के लिए। 18 से 20 घंटे लगते हैं इसको पैक करने के लिए, ठीक है। जब वो आप सोचें वो 18 से 20 घंटे के बाद जो लेबर हम एयरपोर्ट लेके जाएं और वो वापस आए, वो इतना ही टाइम उसको खोलने में लगता है। और उसमें कोई 15 से 20% जो है उसकी मोर्टेलिटी, उसके जो ख़राब होते हैं वो होते हैं। और बाद शिपमेंट हमारी 20-20 दिन, महीने जो रुक जाती है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ऐड करूँ। अकील भाई ने ये बात की, हम शिपमेंट पैक करते हैं, लेके जाते हैं। लास्ट टाइम हमारे साथ ये हुआ कि हमने शिपमेंट पैक की। जब आप कस्टम्स में जाते हैं, जो लोग आप लोग काम करते हैं, आपको पता होगा कि वहाँ पे प्रोसीजर्स हैं, वो प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। एक डिपार्टमेंट वाले आते हैं, वो आपको ऑथोराइज़ करते हैं, सिस्टम पे शो होता है। सेकंड वो आते हैं, एंड में जाके हमारे सिस्टम में जो शिपमेंट हमारी अपलोड होनी थी, वहाँ पे सिस्टम में वो शो नहीं हो रहा था कि सिस्टम में शिपमेंट अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा था। अब ये तो वो टाइम है जो हमने पैक किया, फिर हम बर्ड लेके गए और 6 घंटे हमने वहाँ पे सारा वो प्रोसेस कंप्लीट करवाया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई काम आप सीधे तरीके से तो कर नहीं सकते, लोगों को भी खुश करना है, वो सारे मामलात भी हैं। कोई नहीं है उसको घर से लेके भी आना है कि ये काम कर दें हमारा, तो पाकिस्तान में सारे ये प्रॉब्लम्स हैं।
एंड में जाके शिपमेंट अपलोड नहीं हो रही, रात के 3 बज गए हमें। एक वाउचर था 25 रुपए का। कितने का? 25 रुपए का। जिसने वो वाउचर वहाँ से अप्रूव करना था वो सो गया मोबाइल बंद करके। हम फ़ोन करते रहे, उसका फ़ोन नहीं मिला। एंड में वो शिपमेंट हमें उस 25 रुपए के वाउचर की वजह से 13,000 बर्डों की वापस उठा के लानी पड़ी। उसके बाद वो सारी शिपमेंट हमने दोबारा रीपैक की, उन सारे बर्ड्स को फ़्लाइट में छोड़ा दोबारा। और उस शिपमेंट में जब हमें दोबारा डेट मिली, क्योंकि सिस्टम में एरर आ गया था, वो शिपमेंट हमारा 8 लाख रुपए का दाना खा गई। फीड का एक्सपेंस है, सिर्फ फीड का एक्सपेंस। तो आप लोगों को लगता है कि ये इतना आसान है कि हर बंदा एक फटकी उठाता है? आपको पता है क्या लोग लॉजिकल बात करते हैं कि जी डायमेंशनल वेट होता है या फ्रेट का वेट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? एक बंदा जिसको आप बर्ड भेज रहे हो, 20 बर्ड आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, जो वहाँ पे इंपोर्टर है वो पागल है। वो अपने घर से उठे, एयरपोर्ट जाए, कस्टम के चार्जेस दे, ट्रैवल करे आपके 20 बर्डों के लिए। तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये लोग एक एक फटकी की 20-20, 25-25 बर्डों की तस्वीरें लगा रहे होते हैं कि हमने एक्सपोर्ट कर दिया? कैसे पॉसिबल है? प्रैक्टिकल नहीं है ये, प्रैक्टिकल नहीं है। एक्सपोर्ट इट्स नॉट एन ईजी टास्क। मैं आपको बता दूं, हमें लगता है मेरे ख्याल 25-26 करोड़ की आबादी है हमारी। मुझे आप बता दें कितने एक्सपोर्टर हैं? 10 भी नहीं होंगे जो रियल एक्सपोर्टर हैं। फेसबुक पे हर बंदा फेसबुक पे तो 50 करोड़ है, जो 2 फटकी वाले भी है, जार में 4 अंडे डाल के, वो भी एक्सपोर्टर है। वो एक्सपोर्टर नहीं, रियल एक्सपोर्टर कितना है? अच्छा, इसलिए मैं कहने का मकसद ये कि हमारी कॉस्ट जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, इसकी ओवरहेड कॉस्ट। ये कहना कि जी सऊदी में जो है इतने का है, पाकिस्तान में इतने का है, एक्सपोर्टर इतना कमा रहा है, इनको ये चीज़ें पता नहीं चलती कि इस प्रोसेस को वहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए कितना डिफ़िकल्ट है और उसकी कितनी कॉस्ट है। इसके बाद जी एक एक्सपोर्टर का काम यह है कि उस इम्पोर्टर को जाके बर्ड पहुँचा दे। उसके बाद वो इम्पोर्टर के पास भी वो ये प्रैक्टिस है, वो जाएगा अपना ऐड करेगा, फिर मार्केट में जाके देगा। तो उसकी कॉस्ट आप एक्सपोर्टर से क्यों मिलाते हो कि एक्सपोर्टर इतना का दे रहा है, वहाँ पे इतनी कॉस्ट है? तो ये समझने की ज़रूरत है। और इससे हो क्या रहा है, इससे एक पैनिक क्रिएट हो रहा है। अब आपको मिसाल दूँ, अभी हमने डाइल्यूट अपलाइन की शिपमेंट की है, आपने शायद देखा भी होगा फेसबुक पे। उस डाइल्यूट अपलाइन के एक बॉक्स में 30 बर्ड थे, शायद आपने देखा होगा। उस एक बॉक्स की कॉस्ट 60 से 70 हज़ार है अगर तो वो डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे जाती है। सिर्फ उसकी कॉस्ट फ्रेट की बता रहा हूँ मैं, ओवरहेड की, ड्यूटीज़ की, पैकिंग की, लेबर्स की बात नहीं कर रहा होता। आप खुद सिर्फ डिवाइड कर लो कि उसकी एक कॉस्ट मेरे ख्याल 1500 या 2000 रुपये पर बर्ड, तो वो कॉस्ट आ गई है। तो अच्छा, इसके बाद वहाँ पहुँच के हमें पैसे मिलते हैं जो लाइव बर्ड वहाँ पे उनको रिसीव होता है, जो इसके बाद ही पेमेंट आती है। ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो मुझे थोड़ा अफसोस होता है जब लोग ये बात कहते हैं कि जी एक्सपोर्ट तो यहाँ सस्ता ले रहे होते हैं और वहाँ बड़ा महंगा बिकता है। तो भाई मेरे, आप रिसर्च कर लो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गेन कर लो और ये प्रैक्टिस खुद करके देखो। क्योंकि जब भी ये बात आती है तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि ठीक है बॉस, अगर आपको इतना महंगा बिक रहा है ना, आपको मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ जाके आपको पहुँचा देता हूँ, आप मुझे सिर्फ मेरे मार्जिन और एक्सपेंस दे दें, आप बेच लें। उसके बाद कोई भी वापस नहीं आया, एक भी बंदा नहीं आया, एक भी बंदा नहीं मकसद के साथ। तो बहरहाल एक्सपोर्ट, और फिर दूसरी बात ही कहा जाती है वो जी इतना माल इंपोर्ट करके भेज दिया, एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते जी? भाई मुजफ्फर नई बात करें, एक्स्ट्रा खांचे वो भी ऐड कर लें। तो भाई मैं अगर ये बात सुबह से ऐसे कि रात तक भी करूँगा ना तो ये खांचे नहीं ख़त्म होंगे, वो बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि, और एक चीज़ जो मैं सॉरी भूल गया, वो कहते हैं कि जी इंपोर्ट इतना किया, एक्सपोर्ट तो आप कुछ नहीं करते। तो भाई ज़रा इन्फॉर्मेशन ले लें, जितना एक्सपोर्ट होता है ना उसका 5 या 10% भी इंपोर्ट नहीं होता। वीकली मेरे ख्याल 3 से 4 शिपमेंटें यहाँ से कराची से जाती हैं जो मेरे ख्याल हज़ारों में होती हैं डेली। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा किसी के जहन में कोई सवाल है, कोई रिजर्वेशन है, कोई भी है तो मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं जवाब देने के तैयार हूँ। मेरे ख्याल है शायद ज़्यादा लंबी हो गई, मुझे 10 मिनट का बोला था, तो आप सवाल करते हैं। जज़ाकल्लाह। यार ये वाइट फॉर्च्यूनर किसी की बाहर पार्क क्या, काइंडली वो हटा दें, कोई वो प्रॉब्लम आ रही है कि गाड़ियाँ वगैरह वहाँ से निकालनी है। तो अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। सॉरी, एक अच्छी जो बात है जो थोड़ी सी सबके लिए फेवर में, मैंने तौफीक भाई ने और अदनान भाई ने और कुछ सोसाइटी के लोग जिसमें आगा शरोज़ भी हैं और लोग भी हैं, हम मिल के एक ऐसा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहते हैं
जिससे हमारे बर्ड्स की अच्छी प्राइस इंटरनेशनल मिले। तो ये बहुत ज़्यादा हम अनाउंसमेंट करेंगे, उसमें हम क्या क्या करने जा रहे हैं। तो आप सब भाइयों की सपोर्ट चाहिए, इंशाल्लाह आप सब देंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच जी। किसी का अगर कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं, एक्सपोर्ट से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड। वी आर हेयर टू आंसर। थैंक यू जी। आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ वो पूछ सकते हैं। आपके जो बर्ड में से जो वो प्रॉब्लम आई है उसका जवाब मैंने क्रॉसिंग ओवर में दिया है कि सम टाइम क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, जिसकी वजह से बर्ड की जो फिज़िकल आइडेंटिफिकेशन है वो चेंज हो जाती है। ये किस वजह से होती है ये अल्लाह बेहतर जानता है। साइंस में हर चीज़ का जवाब नहीं होता, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आगे क्वेश्चन मार्क लगा रह जाता है। तो वो आपके क्वेश्चन का आंसर था कि ये सम टाइम ये चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। और अगर किसी के पास 2 बर्डों में से कोई एक अजीब बर्ड निकला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई म्यूटेशन बन गई है। तो अक्सर लोग बर्ड मुझे भेज रहे होते हैं कि जी ये 2 बर्ड लगाए थे उसमें से एक बर्ड ये निकल आया, तो इट डज़न्ट मैटर कि वो कोई म्यूटेशन है, वो इस तरह म्यूटेशन डिक्लेयर नहीं होती। बाकी एक्वा से रिलेटेड अगर किसी के कोई सवाल हो तो काइंडली पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा फिर कभी टाइम मिला तो आप लोगों से बात होगी। देखें, एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बताऊँ, मैंने आप लोगों से पहले भी जिक्र किया कि हम लोगों ने डाइल्यूट को पिल फेलो में डाल के गलती की। वही गलती आज लोग एक्वा को सफ़ायर में डाल के कर रहे हैं। वो बर्ड कभी भी, मैंने कितनी दफ़ा ये बात की है, 2017 में ग्रेविंग सफ़ायर प्रोड्यूस हुआ। जिन्होंने वो सफ़ायर प्रोड्यूस किया ना वो पागल नहीं थे, उनके पास भी रेड आई बर्ड थे, उनके पास भी पिल फेलो बर्ड थे, लेकिन उन्होंने उस बर्ड के साथ ब्रीड कराया कि बर्ड की अपनी फिजिकल आइडेंटिफिकेशन डिस्टर्ब ना हो। हमने एक्वा B1 को सफ़ायर में लगा दिया, अब वो क्रीमिनो बन गया। हाँ, अगर आप लोगों ने एज अ रेफरेंस करना है तो आप कोशिश करें कि आपके पास एक्वा B2 सफ़ायर आए जिसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो काइंडली इस तरह की जो कॉम्बिनेशंस हैं ना उनसे दूर रहें। थैंक यू सो मच सर। जज़ाकल्लाह अदनान भाई, इट वाज अ क्वालिटी सेशन। जज़ाकल्लाह अकील बुखारी भाई।